हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप लोगों की जो तैयारी है अग्निवीर, जो एयरफोर्स के लिए अग्निवीर वायु एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग इस वीडियो में आपको पता है कि क्या करते हैं कि हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। और मैं आपको रीजनिंग के सेक्शन का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में उस क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो हमें किस तरह से उन्हें सॉल्व करना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है रीजनिंग के लिए, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी रीजनिंग का एक वीडियो आ चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे आप जाएं, प्लेलिस्ट पे वीडियोज़ एडेड हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। प्लस अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, मैथमेटिक्स का हो, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि और किस किस तरह के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रॉबर्ट स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 13 मीटर ईस्ट, ठीक है। मतलब कि जस्ट सपोज कि यहाँ पे अगर रॉबर्ट का घर है, ठीक है, तो यहाँ से वो क्या कर रहा है कि 13 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें जैसे पता है डायरेक्शन कि कैसे होता है, ये हमारा ईस्ट पार्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, एंड ये हमारा जो होता है वो साउथ पार्ट होता है, ठीक है। तो जब यहाँ बोल रहा है कि ईस्ट की ओर जा रहा है 13 मीटर, तो जब यहाँ पे वो हाउस से ईस्ट की ओर जाएगा तो इस डायरेक्शन में वो जाएगा 13 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस के लिए इसे हटा देता हूँ। उसके बाद क्या बोल रहा है, देन ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर, ठीक है। तब फिर वो जब ईस्ट की ओर डायरेक्शन में जा रहा था, 13 मीटर चलने के बाद क्या करता है, अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है और 7 मीटर उधर मूव करता है, ठीक है। तो जब वो ईस्ट की ओर अभी उसका फेस है तो डेफिनेटली जो उसका लेफ्ट डायरेक्शन होगा वो इधर ऊपर की ओर होगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये 7 मीटर की ओर जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देन अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक्स 8 मीटर। अब फिर क्या बोल रहा है कि वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है अपने और 8 मीटर जाता है। तो अभी क्या है, ये नॉर्थ की ओर जा रहा है। जब हम लोग नॉर्थ की ओर फेस करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट टर्न है वो डेफिनेटली इस साइड में होगा। तो इधर वो क्या कर रहा है, 8 मीटर मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर गया। ही फाइनली टेक्स राइट एंड वॉक 5 मीटर, ठीक है। अब वो क्या करता है, राइट लेता है और 5 मीटर जाता है। तो अभी वो क्या वेस्ट डायरेक्शन में है। वेस्ट डायरेक्शन में जब हम फेस करते हैं तो राइट डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, और यहाँ पे ये क्या होता है, 5 मीटर मूव किया, ठीक है। अब ये यहाँ पे पहुँच गया फाइनल पॉइंट उसका। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड फाइनल पॉइंट। मतलब यहाँ पे इसका हाउस है एंड देन यहाँ पे ये लास्ट में पहुंचा, ये फाइनल पॉइंट, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है। तो जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होगा तो डेफिनेटली जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो जो होगा ये सेक्शन होगा, जो कि एक राइट एंगल की तरह, अगर आप मानो इसे आप एक्सटेंड करते हो, ठीक है, तो ये राइट एंगल की तरह फॉर्म हो रहा है और हमें ये पार्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये पार्ट जो अभी मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो हम लोग इसे अब थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं। जैसे कि क्या है, हमारा राइट एंगल मूव के फॉर्म में ये होगा, ये आप मान लो कि ये इसका हाउस था, ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल पॉइंट। हमें ये डिस्टेंस पता है, जब ये टोटल डिस्टेंस हमारा नीचे में 13 मीटर है और ऊपर में ये 8 मीटर ऑलरेडी मूव कर गया है, तो 13 मीटर में हमारे पास कितना बच गया, 5 मीटर डिस्टेंस लेफ्ट कर गया, ठीक है, नीचे वाला पॉइंट। अब हमें ये पार्ट निकालना है, तो हमें पता है ये ऊपर 5 मीटर एंड देन नीचे वो 7 मीटर ट्रैवल किया है। इट मीन्स कि इसने क्या किया है, ये पार्ट 12 मीटर टोटल ट्रैवल किया है। हमें ये पार्ट पता है, ये पार्ट पता है, और हमें पाइथागोरस थ्योरम भी पता है, हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो होता क्या है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, आप जब स्क्वायर रूट से फाइंड करोगे तो आपको क्या है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब कि आपको जैसे पता है कि हाइपोटेन्यूज, अगर पाइथागोरस थ्योरम की मैं बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें 12 पता है, 12 का स्क्वायर प्लस बेस हमें पता है 5 का स्क्वायर, ये आपका होगा 144 प्लस 25,
जो कि आपका आएगा 169। इट मीन्स कि जब एच स्क्वायर का वैल्यू 169 है तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 13। तो जो हमारा ये पार्ट है ये आएगा हमारा 13 मीटर, ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए 13 मीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको क्या है कि अच्छे से जो है डायग्राम बनाना है। आपको ये डिस्टेंस अगर आप अच्छे से बनाओगे तभी इजीली मिल पाएगा कि इसका लेंथ क्या 5 मीटर होगा, ये 12 मीटर होगा। देन लास्ट में हमें मैथ्स का थोड़ा यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 13 मीटर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, सरकारी परीक्षा, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप जाओगे तो अग्निवीर वायु का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है ना अग्निवीर वायु का, साइंस स्टूडेंट के लिए अलग है, जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए अलग है, एंड जो दोनों के लिए एलिजिबल है उनके लिए अलग है। तो इन तीनों का जो मॉक टेस्ट है अवेलेबल है, आप जाके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जो आपका जो टाइम का भी इशू है ना, जैसे कुछ स्टूडेंट को हो रहा होगा कि टोटल क्वेश्चन जो है वो उस टाइम पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, नहीं नहीं कर पाते होंगे, तो ये चीज़ें क्या होगा, आपको मॉक्स जब आप प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तभी ये चीज़ें बिल्ड होगा और धीरे धीरे आपका जो टाइम इम्प्रूवमेंट है वो चीज़ें इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो आप जाओ सरकारी परीक्षा में, वहाँ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट लगाओ, डेली क्विज भी अवेलेबल है। ठीक है, एंड लाइव टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो ताकि जो आपका प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो पाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग दी क्लासेस गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन दिया हुआ है, एक बैचलर्स डिग्री, टीचर्स एंड फादर्स। इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या हो सकता है। तो क्या है, हमें वेन डायग्राम के थ्रू बताना है। तो अगर आप देखो कि टीचर्स, आप जैसे देखते हो टीचर्स अगर किसी को बनना है तो बैचलर्स डिग्री उसके पास डेफिनेटली कंपलसरी है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब बैचलर डिग्री और टीचर्स की बात होगी, तो अगर ये सर्किल बैचलर डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो टीचर का सर्किल होगा वो डेफिनेटली इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये वो लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास बैचलर डिग्री है बट वो टीचर्स नहीं है। ठीक है, और ये अंदर वाला जो है ये वैसे लोग हैं जो कि बैचलर डिग्री जिनके पास है, प्लस क्या है वो टीचर भी है। अब हमें क्या है, फादर का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखो चांसेस ऐसे हैं कि कुछ फादर ऐसे होंगे जो कि बैचलर डिग्री होगा बट टीचर नहीं होंगे, कुछ फादर ऐसे होंगे जो कि टीचर भी होंगे, बैचलर डिग्री भी होगा, कुछ ऐसे भी फादर होंगे जिनके पास ना बैचलर डिग्री हो ना ही टीचर हो। तो अगर मैं फादर का रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस तरह से उसका सर्किल बनेगा। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये ऐसे फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास ना ही बैचलर डिग्री है ना ही वो टीचर है। अगर आप इस पोर्शन को देखोगे, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अलग कलर, जैसे ये जो मैं ग्रीन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वैसे हैं जो कि फादर हैं जिनके पास बैचलर डिग्री भी है बट वो टीचर नहीं है। ठीक है, और अगर मैं आप अंदर वाले पोर्शन की बात करोगे तो ये वैसे लोगों को बता रहा है जो कि फादर कैटेगरी में भी है, टीचर में भी है, बैचलर डिग्री में भी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनल वेन डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कि आप देखोगे तो ऑप्शन ए जो हमने बनाया सेम एज इट इज़ है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सीरीज इज गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द टर्म दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको सीरीज दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, जो पिछले नंबर दिए हुए हैं सीरीज में उनके बीच में कुछ लॉजिक फाइंड आउट करना है, और उन लॉजिक को यूज करके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले सीरीज को देखते हैं ध्यान से, ताकि हम लोग क्या लॉजिक थोड़ा सा फाइंड आउट कर पाए कि किस तरह का लॉजिक बन रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आप पहला नंबर देखोगे क्या है, 3 है, सेकंड देखोगे तो 4 है, थर्ड देखोगे तो 7 है। तो आप अभी पहले दूसरे को आप ध्यान से देखो, और 3 + 4 जब हम लोग करते हैं तो हमारा जो
नंबर आता है वो आता है 7 और वही सेम नंबर यहाँ पे आगे डाला हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप 7 + 4 को ऐड करते हो तो फिर ये 7 + 4 11 होता है, वही हमारा नेक्स्ट नंबर है। फिर आप देखो कि 11 + 7 को आप ऐड करते हो तो आता है 18 और यही हमारा नेक्स्ट नंबर है। इट मीन्स कि क्या हो रहा है कि ये जो आप देख रहे हो ना, जो हमारा नंबर आ रहा है और उससे जो पहले एक नंबर है, उन दोनों का सम हमें थर्ड नंबर दे रहा है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं, यहाँ आप 11 + 18 करो तो हमारा आता है 29। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 18 + 29 का सम करो, वही हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर होगा। तो अगर हम लोग 18 + 29 को ऐड करते हैं तो ये आता है 7, ये आएगा, ठीक। मतलब हमारा जो अगला नंबर होगा 47 होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, दैट इज 47, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, ठीक है। एक क्लास है जहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 60, जिसमें क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स ट्वाइस है बॉयज के, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, गर्ल्स का नंबर 2 टाइम्स है बॉयज का। अगर मैं बॉयज को मानूं, नंबर ऑफ बॉयज है x, तो हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब यही बॉयज प्लस गर्ल्स की जो संख्या है हमें क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। इट मीन्स कि क्या हो गया x + 2x हमारा क्या है 60। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा 20। इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने हो गए 20 एंड जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितने हो गए 40, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट से तो हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स तो पता चल गया। अब क्या बोल रहा है कि कमल रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप, मतलब कमल नाम का एक बंदा है जो कि ऊपर टॉप से 17th पोजीशन पे है। बोल कह रहा है कि देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, कमल से पहले 9 लड़कियां हैं। तो कमल से पहले एग्जैक्टली कितने लोग हैं, जब कमल का 17th पोजीशन है तो इट मीन्स कि कमल से पहले कितने लोग हो गए 16th। 16th में भी हमें काउंट क्या दिया हुआ है कि 9 लड़कियां हैं। तो जब हम लोग देखें तो कमल से पहले लड़के कितने हैं, ठीक है। तो कमल से पहले जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो है 9 गर्ल्स, और जो कमल से पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 16, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे हमारे पास 16 - 9 दैट इज 7। ये कमल से पहले नंबर ऑफ बॉयज है। अगर कमल को मैं इंक्लूड कर दूं टिल 17th पोजीशन तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 8, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी बॉयज आर बिहाइंड हिम इन रैंक, ठीक है। मतलब कमल के बाद कितने बॉयज हैं। तो हमें पता चल गया कि कमल को इंक्लूड करके 17th पोजीशन पे नंबर ऑफ बॉयज है 8, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 20। 20 - 8 जब करेंगे तो आएगा 12। इट मीन्स कि कमल के बाद जो नंबर ऑफ बॉयज है वो है 12, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी 12 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, धीरे धीरे उन्हें जो चीज़ें बोला जा रहा है उन्हें आप समझो, वैल्यूज निकालते जाओ किससे क्या हमें निकल सकता है, देन काफ़ी इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि p इज रिप्लेस्ड बाय प्लस, मतलब क्या है, यहाँ पे आपको हर एक अल्फ़ाबेट का मैथमेटिकल सिंबल दिया हुआ है। p का क्या है आपका प्लस है, q इज रिप्लेस्ड बाय माइनस, r इज रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लिकेशन, s इज रिप्लेस्ड बाय डिवाइड एंड फाइंड द वैल्यू। अब हमें क्या है सभी मैथमेटिकल जो सिंबल्स हैं उन्हें यहाँ इक्वेशन में डालना है एंड हमें जो फाइनल आंसर आएगा वो बताना है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या होगा 70, s का मतलब क्या है डिवाइडेड बाई 7, p का मतलब क्या है प्लस 21, r का मतलब है मल्टीप्लाइड बाई 2, q का मतलब है माइनस एंड 15। अब इसे क्या है हमें जो जैसे भी हम लोगों का मैथ्स का जो रूल है चाहे वो बॉड मास हो वो हमें अप्लाई करना है एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अच्छे से करना है ताकि हमारा कैलकुलेशन गलत ना हो और इस तरह का इजी क्वेश्चन जो है हमारे से रॉन्ग मार्क ना हो जाए। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो पहले हम लोग क्या करते हैं डिवाइड का पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब ये डिवाइड होगा ये आएगा 10,
देन मल्टीप्लाई, तो प्लस ये आपके मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा 42 माइनस 15, ये क्या हो जाएगा 52 माइनस 15। अब 52 में आप 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका वही आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आपका आएगा 37, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप बाकी सभी पार्ट को देखोगे ना, बहुत ही आप इजीली मतलब क्या बना लोगे कि क्या आ सकता है। अगर मैं जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, तो आप देखोगे कि यहाँ सेंटर में आपको एक स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, तो जब ये फोर्थ पार्ट में आएगा तो डेफिनेटली ये इस तरह से कंप्लीट हो रहा होगा। एंड आप हर एक पार्ट में देखो तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर का साइड है उसी पे एक ट्रायंगल भी फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये इसे कंप्लीट कर रहा होगा। एंड हर एक साइड में देखो ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है, इससे आप देखो हर एक पार्ट में इस तरह से। ठीक है, तो जब यहाँ पे भी होगा तो ये कुछ इस तरह से बना रहा होगा। एंड देन आप देखो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से आपको भी एक ट्रायंगल, नहीं मतलब दो लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, हर एक पार्ट में आप देखो इस तरह से चीज़ें हैं। तो जब इस तरह से होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ एक लाइन आएगा, एक यहाँ आएगा। ठीक है, बाकी सभी पार्ट को मैंने देखा और हमारा जो फाइनल जो क्वेश्चन मार्क की जगह आ सकता है वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या हम करते हैं, ऑप्शन से मैच करवा लेते हैं। तो ऑप्शन सी आप देखोगे तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो हमने ड्रॉ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द अल्टरनेटिव इन विच इज एन ऑड नंबर लेटर पेयर आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सबसे अलग है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ऑप्शन ए की बात करो तो मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एनर्जी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आपने स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो ये तीनों है ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। एंड जो हमारा एनर्जी होता है वो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे अलग होगा हमारा ऑप्शन डी, एनर्जी हो जाएगा। और वो क्यों होगा वो मैंने बता दिया, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। हमारे स्टार्टिंग जो 3 ऑप्शन है वो स्केलर क्वांटिटी है एंड जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके वजह से जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सबसे अलग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो, द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर 1 to 6। इफ 6 at the bottom of the dice then find the number on the face opposite to the one having 6। बोल क्या रहा है, दो डाइस का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और हमें बोल रहा है कि अगर बॉटम में 6 है तो टॉप में क्या आएगा, मतलब हमें से बेसिकली क्या पूछा जा रहा है कि 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बहुत ही इजीली करना है तो इसके पीछे एक जैसे कॉन्सेप्ट क्या है कि आप देखो कि दोनों डाइस का जो दिया हुआ है नंबर दिया हुआ है, इसमें कॉमन पार्ट कितना है। तो आप देखोगे तो सिर्फ 2 एक कॉमन है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस केस के लिए बता रहा हूँ कि अगर एक नंबर कॉमन है आपका तो हम लोग इसे कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 सिर्फ दोनों में कॉमन है। तो क्या करना है, हर एक डाइस को हमें जो नंबर दिया हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में जो भी नंबर दिया हुआ है उसे लिखते जाना है। तो जैसे मैं पहले डाइस की बात करूं, 2 हमारे पास कॉमन है तो 2 का हम लोग 2 से हमेशा स्टार्ट करेंगे। तो 2 के बाद अगर क्लॉकवाइज हम लोग जाएंगे तो क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद आता है 6। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर हम लोग सेकंड डाइस में देखें, 2 हमेशा फिक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे जब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 एंड देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लोग ऐसे आएंगे तो क्या आएगा, 2 के बाद आएगा 3 एंड देन 5। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, क्योंकि आप देखोगे दोनों जगह 2 2 कॉमन है, इट मीन्स कि एक जो नंबर मिसिंग है वो एक 2 को रिप्लेस कर रहा होगा। तो यहाँ आप देखोगे कि 1 मिसिंग है, तो ये एक्चुअली 2 जो है 1 की जगह पे लिखा हुआ है। अब यही जो है
आपको जो बता रहा है वो अपोजिट नंबर्स को बता रहा है। मतलब कि 2 के अपोजिट में 1 आएगा, 4 के अपोजिट में 3 आएगा, 6 के अपोजिट में 5 आएगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड है। ठीक है, आपको देखना है कि अगर आपको इस तरह से 2 या 3 भी डाइस भी दिया हुआ है जिसमें एक कोई ऐसा डाइस को पकड़ो जिनमें एक नंबर कॉमन है, आप ये कॉन्सेप्ट लगाओ, उस नंबर को फिक्स करो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी नंबर दिए हुए हैं उन्हें लिखते जाओ। लास्ट में क्या होगा कि जो नंबर कॉमन होगा वो दोनों जगह सेम आ रहा होगा, जो नंबर मिसिंग है उसे आप उससे रिप्लेस करो और वही आपको अपोजिट नंबर बता रहा होगा। तो यहाँ पे अब क्या पूछा था कि 6 के अपोजिट में, तो 6 के अपोजिट में यहाँ पे हमने पाया ये 5 है, तो इट मीन्स कि 5 आएगा 6 के अपोजिट में, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए 5 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द कोड फॉर GHLKN का 3 दिया हुआ है, OPCD का 10 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द कोड फॉर ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या है, GHLKN 3 से रिप्रेजेंट है। ठीक है, 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन जब भी अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट आए तो हमें पोजिशनल वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। अगर आप पोजिशनल वैल्यू आपको अच्छे से याद है और अगर आपने यहाँ पोजिशनल वैल्यू लिख लिया तो आपको काफ़ी इजी हो जाता है इस कोड को डिकोड करना। ठीक है, अब जैसे जी का क्या होता है 7, एच का क्या होता है 8, एल का होता है 12, के का होता है 11 और एन का होता है 14। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट करोगे तो आप पहले और लास्ट टर्म जो हमारा नंबर है इन्हें आप ऐड करो, क्या होगा, ये आएगा 21। अब इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा 3। ठीक है, यही चीज़ आप दूसरे वाले में भी अप्लाई करो, OPCD। ओ का क्या होता है पोजीशन वैल्यू 15, 16, 3 एंड 4। तो हमने क्या पहले में पाया कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आप ऐड करो, यहाँ पे होता है 19 एंड जो फिर टर्म आता है उस दोनों को, उस नंबर को आप ऐड कर लो, मतलब 9 + 1 आपका 10। ठीक है, तो बेसिकली ये लॉजिक यहाँ पे वर्क कर रहा है और यही सेम चीज़ हमें क्या करना है इसमें अप्लाई करना है। तो जब ओपन में अप्लाई करेंगे तो ओ का 15, 16, 5 एंड 14, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 29 एंड 29 में जब 2 + 9 करोगे तो आपका सम आएगा 11। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा 11, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको लॉजिक है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आपको अल्फ़ाबेट के पोजीशन वैल्यू पता होंगे, तभी आप बहुत ही कम टाइम में इन्हें सॉल्व कर पा रहे होगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप डायरेक्टली अगर एग्ज़ाम में जाते हो तो इस तरह का भी लॉजिक फॉर्म हो सकता है, ये आपको पता ही नहीं होगा और आप ये क्वेश्चन स्किप कर दोगे या तो फिर रॉन्ग मार्क करोगे। तो आप प्रैक्टिस करो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए। और आप हमारे जैसे प्लेटफॉर्म में सरकारी परीक्षा में आप जाओगे तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट अवेलेबल है। मतलब आप वहाँ जितना प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको आते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ठीक है, जो कि आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप जाएँ, मॉक टेस्ट लगाएँ या आपको और भी कहीं से इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बट एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, आपको पता ही नहीं होगा कि किस किस तरह के लॉजिक फॉर्म हो सकते हैं। आप वहाँ डायरेक्टली जाओगे एग्ज़ाम में तो आप लॉजिक हो सकता है फाइंड आउट नहीं कर पाओ। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। यहाँ पे क्या है कि दो, पहला और ये जो टर्म दूसरा टर्म है, इन दोनों के बीच में एक लॉजिक या पैटर्न आप बोलो कि फॉर्म होता है, वही सेम हमें क्या करना है थर्ड एंड फोर्थ में फाइंड आउट करना है। फोर्थ जो टर्म है वहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो वही सेम जब लॉजिक हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो फोर्थ टर्म क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा वो हम लोग बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं हर एक टर्म को। तो हमारा जो पहला टर्म है पेडियाट्रिक्स और दूसरा है चिल्ड्रन। तो अगर आपको पता होगा जो स्टडी ऑफ चिल्ड्रन होता है उसे हम लोग पेडियाट्रिक्स से, हम लोग स्टडी ऑफ चिल्ड्रन पेडियाट्रिक्स कहलाता है। तो इसी तरह अगर मैं न्यूरोलॉजी की बात करूं, इट मीन्स कि जो हमारा पहला जो टर्म दिया हुआ है वो हमारे सेकंड टर्म से स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जब हम लोग न्यूरोलॉजी की बात करें तो न्यूरोलॉजी में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं।
अगर आपको ये पता है तो बहुत ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। तो न्यूरोलॉजी में क्या है, हम लोग ब्रेन की स्टडी करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा वो आएगा ब्रेन, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा-सा आप बोलो तो जीके टाइप से रिलेटेड था, मतलब अगर आपको चीज़ें पता है कि स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजी, मतलब हम लोग न्यूरोलॉजी में किस चीज़ का स्टडी करते हैं, तो आप बहुत ही ईज़िली बता पाओगे। और यही सेम पैटर्न पहले और दूसरे में भी लॉजिक बन रहा था। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए, तभी हम लोग इस तरह के लॉजिक को बहुत ही ईज़िली फाइंड आउट कर पाएँगे और तभी हम लोग बहुत ईज़िली आंसर दे पाएँगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। ठीक है, सीरीज दिया हुआ है, मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करना है। मिसिंग टर्म क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इस क्वेश्चन में, वो हमें देखना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट एडेड है, प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें जो अल्फ़ाबेट का पोजीशन वैल्यू है वो अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ तो हमारा क्या है, G2X J4V M8T क्वेश्चन मार्क S32P। तो अगर G की मैं बात करूँ तो हमारा पोजीशन वैल्यू G का जो होता है वो होता है 7, ये 2 प्रेजेंट ही है पहले से, और जो X होता है वो होता है 24। J की मैं बात करूँ तो J का होता है 10, देन 4, देन हमारा जो V है V का होता है 22, देन M का हो जाएगा 13, 8 एंड 20। अब हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे फाइंड आउट करना है। और S की मैं बात करूँ तो S होता है आपका 19, 32, देन 60। ठीक है, हमने क्या किया, पोजीशन वैल्यू लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं लॉजिक क्या बन रहा है। तो अगर आप हर एक टर्म के फर्स्ट पार्ट को देखोगे, फर्स्ट लेटर को, यहाँ +3 हो रहा है, ये +3 हो रहा है। इट मीन्स कि जब +3 होगा तो यहाँ पे जब +3 होगा तो क्या आ रहा होगा, ये आपका 16 देगा। एंड देन अगर फिर आप यहाँ से +3 करोगे तो आपका 19, एज इट इज सेम पैटर्न, सेम लॉजिक। ठीक है, अब दूसरे को आप देखो तो ये जो आपका होगा ये मल्टीप्लाइड बाय 2 है, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 है, तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। इट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 2, इट मीन्स 32। अब हमें क्या है, 16 16 मिल गया। 16 का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, P16। ठीक है, अब चाहे तो हम लोग P16 से ही हम लोग क्या ऑप्शन ए मार्क कर सकते हैं, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में P16 प्रेजेंट नहीं है। बट अगर हम लोग फिर भी लास्ट टर्म देख ले, लास्ट लेटर देख ले, तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या 24, यहाँ पे क्या हुआ -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी अगर -2 करे तो ये हमारा क्या आएगा 18, और 18 का जो होता है वो होता है R। तो हमारा आंसर क्या आ गया, P16R, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, महाराजा लिखा हुआ है, उसे कोड किया हुआ है इसमें। ठीक है, हाउ विल, सेम लॉजिक के साथ रेन ड्रॉप को हम लोग कैसे कोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि पोजीशन वैल्यू आप लिखो तो बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो जैसे कि अगर मैं महाराजा का क्या करता हूँ, डायरेक्ट पोजीशन वैल्यू लिखते जाता हूँ। तो महाराजा एम में क्या होता है 13, ए का 1, एच का अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 8, ये 1, 18, 1, 10, 1। ठीक है, अब यहाँ जेड की मैं बात करूँ तो ये हो गया 26, 14, 21, 14, 5, 14, 23 एंड 14। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +13 हो रहा है। सेकंड वाले में भी देखो +13, इसमें भी देखो 13 + 8। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो नेक्स्ट में +13। मतलब क्या है कि हमने देखा तो +13 हो रहा है। ठीक है, अब यही सेम जो लॉजिक है हमारा रेन ड्रॉप के लिए भी अप्लाई करना है, जो फिर हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा बहुत ही ईजिली। ठीक है, थोड़ा मैं इसे हटा दूँ। तो अगर हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं रेन ड्रॉप के लिए, तो क्या है, हमें पहले पोजीशन वैल्यू पता होना चाहिए। तो रेन ड्रॉप में अगर मैं आर की बात करूँ तो ये आएगा हमारा 18, ये आएगा 1, देन 9, देन 14, 4, 18, ओ का 15, पी का 16।
तो अगर यहाँ पे हम लोग +13 करते हैं तो 18 + 13 अगर आप ऐड करो तो ये आता है 31, ठीक है। 1 में अगर आप +13 करोगे तो ये आएगा 14। फिर यहाँ पे आप +13 करो, 13 + 9 आपका कितना आ जाएगा 22। यहाँ पे फिर 13 ऐड करो, मतलब आप हर एक में 13 ऐड करते जाओ। 14 + 13 अगर आप ऐड करते हैं तो वो होता है 27। 13 + 4 हो जाता है आपका 17, ठीक है। ये 4 ही, एक सेकंड, हाँ 4 ही था। 4 + 13 17। देन आप 18 में अगर 13 ऐड करते हो तो ये आएगा 31। देन 15 में आप ऐड करो 13 तो ये आएगा आपका 28। देन इसमें अगर आप ऐड करते हो तो ये आएगा 29, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे 31 आ गया, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 31 किसका पोजीशन वैल्यू है। तो क्या होता है, जो पोजीशन वैल्यू है अल्फ़ाबेट में, जैसे कि जेड का हमें पता है कि 26 हो गया, तो अब 27 क्या होगा, ये फिर से आपका स्टार्ट होगा ए से। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 27, बी हो जाएगा 28, मतलब ये इसी तरह कंटिन्यू होता है, ठीक है। जेड में 26 में ख़त्म हुआ, देन क्या होगा 27 आपका ए होगा, 28 बी होगा। तो यहाँ पे आप क्या देखो कि 26 से जो 31 है कितना ज़्यादा है, 5, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे जब ए से फिर से ये स्टार्ट होगा तो 5 क्या होता है, ई होता है। तो मतलब यहाँ क्या आएगा, ई का वैल्यू 5 आए, ई 31 का क्या आएगा, ई आ जाएगा। 14 हमें पता है क्या होता है, एन। 22 भी पता है, वी। 26 में जेड हुआ तो 27 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 27 हमें पता है कि क्या होता है, क्यू होता है। 31 एज इट इज, यहाँ हमने ई फाइंड आउट ही किया हुआ है, ई। 28 का हमने बी लिखा ही हुआ है, एंड देन 29 हो जाएगा सी। अब आप क्या करो, ऑप्शन मैच कर लो, कहाँ पे ये है, ई एन वी ए क्यू ई बी सी, मतलब ऑप्शन ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज, ठीक है। फिर से मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखो लॉजिक, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये -3, देन ये -3, देन ये -3, मतलब अगला क्या होगा -3, इट मीन्स 37। और 37 में आप -3 करोगे तो 34। इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिरर इमेज, ठीक है। मिरर प्लेस किया हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमें पता है कि जब भी मिरर जो है वर्टिकली आपको दिया हुआ रहे, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें चेंजेस कहाँ होता है, जो हमारा राइट वाला पोर्शन है ना, वो आपको हमेशा लेफ्ट की ओर दिखेगा मिरर इमेज में, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना वो राइट की ओर दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो जब हमें मिरर इमेज हम लोग देखेंगे तो ये जो अभी परसेंटेज यहाँ पे लास्ट में है ना, ये क्या होगा, मिरर इमेज में आपको इस तरह से स्टार्टिंग में दिख रहा होगा। एंड सेम सभी के साथ ये होगा, ठीक है। तो अगर आप सभी ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन सी में ही सिर्फ परसेंटेज प्रेजेंट है, तो इस तरह से हम लोग अदर ऑप्शन फिर देखेंगे भी नहीं, और हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू गीता राम सेड हिज सिस्टर मदर, मतलब क्या बोल रहा है कि गीता की तरफ पॉइंट करके राम बोल रहा है कि गीता जो है, हिज सिस्टर मदर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर्स मदर, मतलब हिज सिस्टर, गीता की जो सिस्टर है, सिस्टर्स मदर मतलब जो गीता की सिस्टर की मदर, इट मीन्स कि ये गीता की भी माँ हो गई, इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ माई फादर्स मदर, डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर्स मदर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि राम है, राम के जो फादर हैं उसकी जो माँ है उसकी डॉटर इन लॉ है ये, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब बहू है, ठीक है। तो जब हमें पता है कि इसका बेटा ये है तो डेफिनेटली ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। ठीक है, जब हस्बैंड वाइफ होंगे तो इसकी ये बेटी है और इसी की बहन है गीता, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ का ही बेटा क्या है, राम, ठीक है। इट मीन्स कि ये तीनों क्या हो रहा है, एक तरह से ये तीनों ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ इज गीता मदर रिलेटेड टू राम, तो गीता की माँ राम से क्या रिलेटेड है, तो जो गीता की बहन की माँ
का बेटा ही राम है, तो इट मीन्स कि राम और गीता की मदर के बीच में क्या रिलेशन होगा, मदर का होगा। तो इट मीन्स कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए मदर। ठीक है, गीता की मदर राम की भी मदर होगी, हमने देखा। तो बस कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना था अच्छे से एंड रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हुए चलना था कि किससे किसका क्या रिलेशन है, तो आप बहुत ही ईजिली बता पाते कि जो गीता की भी मदर है वही राम की भी मदर है। ठीक है, तो यही था हमारा 15 क्वेश्चन रीजनिंग का, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब कि आपको जो अग्निवीर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कुछ इसी तरह से सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो बस आपको अब क्या करना है, टाइम बहुत ही कम है, 24 जुलाई टेंटेटिव एग्जाम डेट है, आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, ताकि आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड अग्निवीर वायु के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। ठीक है, थैंक यू।